ओके या सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यास्मीन सैयद ऑफिशियल। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने बनाया है और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है तुम लोग सबके लिए। और आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में हम सिर्फ यही समझने की कोशिश करेंगे कि 8 मंथ्स बचे हैं। ठीक है, सब लोग कैलकुलेट कर लो, 8 मंथ्स बचे हैं। अभी जो भी होना है ये 8 मंथ्स में ही होना है। और अगर आज की डेट देखो 5 सितंबर, ठीक है, आज क्या है, 5 सितंबर है। और आपका नीट का पेपर कभी का है, नीट पेपर होने वाला है 5 मई को। लगभग अगर अप्रोक्सीमेटली प्रेडिक्ट करके अगर हम देखें तो यही दिन आप लोग का पेपर होने के चांसेस है, बिकॉज ये आप लोग का फर्स्ट संडे यहाँ पर पड़ रहा है मई में। ठीक है, मई का ही मंथ हम देखते हैं कि नीट का पेपर मई में ही होता है। और मई में भी फर्स्ट वीक, ठीक है, फर्स्ट वीक के फर्स्ट संडे में ही आप लोग का जो है नीट का पेपर होगा। अब ये समझना जरूरी है कि टोटल आपके पास में 8 मंथ्स बने हैं। ठीक है, 8 मंथ्स बचे हैं। टोटल कितने मंथ्स बचे हैं? 8 मंथ्स। अगर इसको देखेंगे 8 3 व्हाट 24, 240 डेज आपके पास में है। ठीक है, और चैप्टर्स कितने हैं? 100 चैप्टर्स आपने करने हैं। ये वीडियो किन लोगों के लिए है? जो लोग अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं किए। जिन लोगों ने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की, ये वीडियो उन लोगों के लिए बना है। अच्छा देखो, एक चीज मैं क्लियर कर लूं कि ये उन लोगों के लिए भी है जिन लोगों को पता ही नहीं है कि नीट का प्रिपरेशन कैसे करना है, क्या करना है। ये वीडियो सबके लिए है। लेकिन अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जो एकदम ही नल और एकदम ही जीरो से शुरू कर रहे हो कि यू डोंट इवन नो व्हाट बुक्स टू रेफर एंड यू डोंट इवन हैव नॉलेज, उन लोगों को मैं बता दूं आप लोग को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन इस साल आप नीट फोड़ सकते हो। नीट 2024 जो नेक्स्ट आने वाला है वो आपसे हो सकता है। लेकिन ये है कि आप लोगों को जो है इतना स्पीड आप लोग को अपनी पढ़ाई में देना पड़ेगा कि आप उन लोगों तक पहुंच सको। तो वैसे तो लोग यही बोलते हैं कि कंपटीशन आप लोग का खुद से होना चाहिए। नहीं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आप लोग को दूसरों को भी देखना है कि कौन कितना पढ़ रहा है। और डेफिनेटली ये चीज तो पक्की है कि जो पूरी तरीके से ठान के बैठे हैं कि नीट क्रैक करना है, वो दिन में 10 घंटे से ज्यादा ही पढ़ाई करते होंगे नाउ, इवन नाउ। ठीक है, तो इट्स नॉट लाइक समथिंग कि अभी मैं सो रहा हूं तो बाकी सब भी सो रहे होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। वेकअप टू रियलिटी। अभी आप लोग के पास में 240 डेज है, जिसे देखा जाए तो 8 मंथ्स आप लोग के पास में बनते हैं। अब सबसे पहली चीज देखो, ये 8 मंथ्स आप लोग का नीट का सफर, ठीक है, ये डिसाइड करेगा कि 5 मई को जो आप लोग का रिजल्ट वाला दिन होने वाला है, जिस दिन आप लोग का एग्जामिनेशन भी होगा और उसी दिन आप लोग का रिजल्ट भी निकल के आ जाएगा। बिकॉज हर बच्चा जो है घर जाके आंसर कीज आ जाती है, सबको पता चल जाता है कि वो कितने पानी में। तो आप लोग का जो नीट का पेपर वाला दिन है ना, वो आप लोग का आई ओपनिंग डे नहीं होना चाहिए। अभी आप अपनी आंखें खोल लो, अभी रियलिटी को फेस कर लो, अभी डिफिकल्टीज फेस कर लो, अभी सैक्रिफाइसेस के लिए रेडी हो जाओ। तो इंशाल्लाह नीट का दिन आप लोग का सक्सेस का दिन होगा, ना तो आई ओपनिंग डे होगा। ठीक है, सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक इट क्लियर कि बिल्कुल भी वक्त पे डिपेंड नहीं रहना कि जब वक्त आएगा, जब डेट रिलीज होगी उसके बाद से तैयारी शुरू करेंगे। ये आप लोग के सेमेस्टर्स नहीं है, ये आप लोग के कॉलेजेस के एग्जाम नहीं है। दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसके लिए 18 लाख प्लस बच्चे हर साल बैठते हैं। इतना समझ के चलो, 18 लाख प्लस बच्चे, समझ आता है कितनी लार्ज क्वांटिटीज में। हो सकता है इसके अंदर से 1-2 लाख 3 लाख बच्चे नहीं आते हो, लेकिन अगर देखा जाए तो 15 लाख बच्चे तो कम से कम बैठ रहे हैं। वो उनसे आप लोग कंपीट करना है। और अगर इनमें से देखा जाए तो 10 लाख बच्चे, अगर आप ऐसे सोच लो कि लोगों ने 10 लाख 8 लाख, अगर आप ऐसे सोच लो कि ये तो ऐसे ही, इनका तो कोई कंपटीशन, इनसे तो कोई कंपटीशन है ही नहीं, वो लोग कम मार्क्स ला पा रहे हैं, उन लोग इतने ज्यादा मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं। तो 8 लाख बच्चे अगर एवरेज या बिलो एवरेज है, ठीक है, बिलो एवरेज है अगर, तो बचते कितने हैं? यू हैव 7 lakhs। 7 लाख से 5 लाख ऐसे बच्चे हैं जो वाकई में पढ़ाई कर रहे हैं। अब ये बच्चे जो है 400 से 720 के बीच में गिरने वाले बच्चे हैं। अब मेरी बात गौर से सुनो, आप लोग का मेन कंपटीशन यहां लाई करता है। ठीक है, यहां पर आप लोग का मेन कंपटीशन लाई करता है। अब इसके अंदर समझने वाली बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप लोग का कंपटीशन हर दिन खुद से होना चाहिए इन ऑर्डर टू कम्पीट विद दोज पीपल। मतलब आप लोग का मेन मकसद उनसे कंपीट करना है, वो 720 वाले बच्चे से कंपीट करना है। लेकिन उसके लिए आपको रोज खुद से कंपीट करना पड़ेगा। रोज खुद को देखना पड़ेगा कि मैं पिछले दिन से क्या बेहतर चीज कर पा रही हूँ, क्या बेहतर चीज कर पा रहा हूँ। सो ये कैसे किया जा सकता है, ये सब हम आज के वीडियो में समझेंगे। अभी पहले आप लोग को ये समझना जरूरी है कि 8 मंथ्स को किस तरीके से बेस्ट तरीके से यूटिलाइज किया जाए कि आप लोग का जो रिजल्ट, जो एग्जामिनेशन डे हो, ठीक है, एग्जाम डे हो, वो आप लोग का सक्सेस डे होना चाहिए यार, सक्सेसफुल डे होना चाहिए, ना तो आई ओपनिंग डे। एज आई टोल्ड यू, आई ओपनिंग डे
ये आप लोग को उसी दिन समझ आएगा, ठीक है, जिस दिन आप नीट का पेपर देकर आओगे कि ये आपने पूरा साल क्या किया, ठीक है। आप लोग को नीट के पेपर वाले दिन समझ आ जाएगा, कोई टीचर को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रिजल्ट्स के दिन आने की वेट नहीं करना पड़ेगा, ये आप लोगों को उसी दिन समझ आ जाएगा कि आपने क्या किया पूरा साल, क्योंकि वो दिख के आएगा पेपर में, राइट। तो सक्सेस डे किन लोगों के लिए होगा? जो लोग ये सारे कंपटीशन करने के लिए रेडी होंगे, ठीक है, जो लोग रेडी होंगे अपने सैक्रिफाइसेस देने के लिए, अपनी चीजों के, अपने हैबिट्स के सैक्रिफाइसेस देने के लिए, अपनी विशेस का सैक्रिफाइस देने के लिए, ठीक है, वो लोग। दूसरे वो लोग आते हैं जो मेहनत से नहीं डरते, हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है, डेडिकेटेड है, वो बच्चों के लिए दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट डे ऑफ द लाइफ। लेकिन देखो बेस्ट डे किस हिसाब से डिफाइन होता है वो मैं बताती हूँ। जो आप लोग को चाहिए था वो आप लोग को मिलना चाहिए, ठीक है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 650 की उम्मीद कर रहे थे, वो 600 पर आ जाते हैं, स्टिल दे आर डिसअपॉइंटेड, लेकिन उनको कोई गवर्नमेंट मेडिकल सीट तो मिल रही है। अब वो बच्चे का सोचो जो 550 पे आके रुक गया, अब उसे फिर से ड्रॉप लेना पड़ रहा है। या फिर ऐसे कर सकते हैं कि BDS या फिर दूसरे कोर्सेज जो भी है, ठीक है, आयुष कोर्सेज है, वो सब ले सकते हैं। लेकिन जो बच्चे का ड्रीम था, जो मतलब 50 मार्क्स, 40 मार्क्स, 30 मार्क्स से रह गया, ठीक है, उन बच्चों के बारे में सोचो। एटलीस्ट 600 पर तो किसी को कॉलेज मिल रहा है। जो लोग 50 मार्क्स, 40 मार्क्स, 30 मार्क्स से रह गए, उन लोगों का क्या, ठीक है। सो देयर विल बी पीपल हु विल बी डिसअपॉइंटेड इवन आफ्टर गेटिंग नोइंग दैट दे विल बी गेटिंग अ गवर्नमेंट मेडिकल सीट, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ गेटिंग हैप्पी ऑन दैट दे विल बी डिसअपॉइंटेड। हो सकता है कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 575, 585 लेकर आ गए और उन्हें लक बाय चांस लास्ट के राउंड्स में मिल गया है कॉलेज, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं। सो इट्स ऑल अबाउट द इनर हैप्पीनेस, nobody else is going to define what happiness means to you, ठीक है। you are the person, you have to decide कि जो आपको चाहिए था वो आपको मिल गया है क्या। लोग ऐसे बोलेंगे कि 595 आया, थोड़े 5 एक क्वेश्चन अगर सही कर देता तो 5 मार्क्स नहीं जाते, 600 पे पहुंच जाता। तो इट्स नॉट लाइक दैट। आप लोग को गवर्नमेंट मेडिकल सीट चाहिए, आप लोग को डॉक्टर बनना है, ठीक है, आप लोग को MBBS अचीव करना है। तो ये चीज है जो डिफरेंट बनाती है एक डिसअपॉइंटेड बच्चे को फ्रॉम हैप्पी पर्सन। हैप्पीनेस इज व्हाट मैटर्स एट द एंड। ये चीजों को बिल्कुल अपने सर पे सवार नहीं करना है। हाँ, ये 8 महीने के लिए बिल्कुल करना है, बिल्कुल करना है। जो 5 में आपका होने वाला है 2024, दैट डे इज गोइंग टू बी द ह्यूज डे ऑफ योर लाइफ, बट नॉट एवरीथिंग, ठीक है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, अभी ये समझना जरूरी है कि ये 8 महीने आप लोग को करना क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 8 मंथ्स बचे हैं एंड आप लोग के पास में चैप्टर्स कितने हैं अगर वो देखा जाए तो वी हैव 100 चैप्टर्स, राइट। 8 मंथ्स अभी हमारे पास में दिख रहे हैं, ठीक है। बच्चे कितने हैं? 100 चैप्टर्स बचे हैं, ठीक है। दिस वीडियो इज फॉर हुम, जो लोग अभी पढ़ना शुरू करे हैं उन लोगों के लिए। तो 100 चैप्टर्स बचे हैं। इसके अंदर से देखा जाए तो बायो में आप लोग के 22 चैप्टर्स फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड और 16 चैप्टर्स है फ्रॉम 12th स्टैंडर्ड, ठीक है। बायो की बात हो गई, ठीक है। फिजिक्स में क्या है? तो फिजिक्स में कितने चैप्टर्स है? 31 चैप्टर्स है, ठीक है। वही अगर बात करें केमिस्ट्री की तो 28 चैप्टर्स टोटल मिला के होते हैं। तो ये टोटल अगर करेंगे यू हैव 97 चैप्टर्स, ठीक है। मतलब नियरली समझ लो कितने हैं ये 100 चैप्टर्स है, ठीक है। नियरली 100 चैप्टर्स पकड़ के हम चलते। ये 97 ये 100 चैप्टर्स आप लोगों को करने के लिए 8 मंथ्स क्या कम है? क्या 8 मंथ्स में ये होगा? क्या 8 मंथ्स में ये पूरा सिलेबस की पढ़ाई, लेक्चर नोट्स, प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस करना, न्यूमेरिकल्स लगाना, क्वेश्चंस लगाना, DPP करना और फिर उसके बाद में टेस्ट सीरीज करना, अच्छे से अपने आप का एनालिसिस करना कि कहाँ सही जा रहे हैं, कहाँ गलत जा रहे हैं, क्या चीज़ आप लोग अच्छे से आती है, क्या कंसेप्ट आपके वीक है, क्या ये सारे काम के लिए 8 महीने कम है, 8 महीने सही है, क्या है बेटा? 8 महीने बहुत बड़ा वक्त है। इसके अंदर से हम 2 महीने रिविजन के लिए निकालेंगे, ठीक है। 2 मंथ्स फॉर रिविजन, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर से 2 मंथ्स रिमूव कर दो। 2 मंथ्स सोचो ही मत एग्जिस्ट करते हैं, मतलब तुम्हारे लिए कितने मंथ्स एग्जिस्ट करने चाहिए? 6 मंथ्स। कि आप लोग के पास में कितना वक्त है? 6 महीने का टाइम है। अब इसको यूटिलाइज कैसे करना है और ये 2 महीने हमने क्यों साइड में निकाले हैं? डेफिनेटली दिस इज फॉर रिविजन, ठीक है। ये किस चीज के लिए है? रिविजन के लिए है और डाउट सॉल्विंग के लिए है, जो एंड टाइम पे आप लोग के काम आने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड होता है वो नीट की प्रिपरेशन में, बिकॉज यहाँ पर ये जो वक्त है आखिर के 2 महीने जो रहेंगे वो टाइम पर यू विल गो फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन लोग का सिलेबस कंप्लीट है, जिन्होंने पूरे साल मेहनत की, नोट्स बनाई, प्रैक्टिस की, सारे डाउट सॉल्व किए। एक टाइम ऐसा था जहाँ पर उन्हें जेई के क्वेश्चंस भी आने लग गए थे थोड़े बहुत, ठीक है। जेई मेंस के क्वेश्चंस उन्हें आने लग गए थे। तो ऐसे बच्चे हैं जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स अच्छे से कर पा रहे थे। ये सब बच्चे अभी भी इधर ही है। यहाँ पर पहुंचाने वाला टाइम जो है ना, ये लास्ट का 2 महीना है। क्यों, कैसे? क्योंकि लास्ट के 2 महीने में सब चीजों को एक जगह कलेक्ट करने का टाइम होता है,
ठीक है, एक जगह हम उसको कलेक्ट करते हैं, अपने दिमाग में ऐसे सेट करते हैं कि पेपर में आप लोग को कोई बुक की जरूरत नहीं पड़े कि यहाँ से ये ले लिया, वहां से वो ले लिया। ऐसे ऐसे ना तो होने वाला है, ना तो आप लोग के पास में ऐसा प्रिविलेज रहेगा, ना तो ऐसा करने का कोई मौका रहने वाला है। तो ये चीज समझ के चलो कि लास्ट का जो 2 महीना रहेगा वो पूरी तरीके से आप लोग का रिवीजन में बेस्ड रहेगा, क्योंकि 100 चैप्टर्स को एक टाइम पर आपके दिमाग में रखने के लिए आप लोग को उसको टाइम देना पड़ेगा, टाइमली रिवीजन करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंटली रिवीजन करते रहना पड़ेगा। ओनली देन यू कैन सेट दोस थिंग्स इन योर माइंड। तो इसके लिए 2 महीने को साइड में छोड़ दो, भूल जाओ। वो 2 महीने आप लोग की नीट के प्रिपरेशन के पीरियड, जो शुरुआत का पीरियड है, पढ़ने का पीरियड है, उसमें बिल्कुल भी इंक्लूड मत करो। जो 6 महीने बचे हैं इसके अंदर आप लोग आराम से 100 चैप्टर्स कर सकते हो। और अगर वो कैलकुलेशन करे, ठीक है, 100 चैप्टर्स या फिर 97 चैप्टर्स को 6 से डिवाइड करो, आंसर आप लोग का आएगा 16.6 समथिंग। ठीक है, तो ये मैं करके बैठी हूँ इसलिए मैं बता रही हूँ। तो इस बेसिस पे अगर देखा जाए तो ठीक है, तो इस बेसिस पे अगर देखा जाए तो 16 चैप्टर, 16 से 17 चैप्टर जो है आप लोग के पर मंथ होने चाहिए। पर मंथ आप लोग के इतने चैप्टर होने चाहिए। कितने चैप्टर होने चाहिए? 16 से 17 चैप्टर आप लोग के होने चाहिए। अभी ये चीज समझो कि 100 चैप्टर्स आप लोग के पास में है, कुछ भी करो, कैसे भी करो, ये 6 मंथ्स में चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। कंप्लीट का क्या मतलब होता है? चैप्टर्स को कंप्लीट कैसे करें मैम? चैप्टर्स कंप्लीट आखिर कैसे होंगे बताओ, कैसे कंप्लीट होंगे? सबसे पहला स्टेप कि लेक्चर देखो, ठीक है, और नोट्स बनाओ। लेक्चर एंड नोट्स को हम पहला स्टेप समझते हैं। क्यों? समझाती हूं। लेक्चर एंड नोट्स आप लोग का जो है फर्स्ट स्टेप होना चाहिए। ठीक है, लेक्चर देखो, नोट्स बनाओ, लेक्चर देखो, नोट्स बनाओ। ये हो गया एक चैप्टर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर चैप्टर कैसे कंप्लीट करना है, तो ये आप लोग का पहला काम हो गया। दूसरा काम होता है इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस लगाने हैं। तो डीपीपी डेली प्रैक्टिस पेपर्स मिलते हैं या फिर आप लोग को प्रैक्टिस शीट्स मिलेगी। ठीक है, तो ये सब आप लोग लगाओ। ठीक है, और ये कैसे लगाने हैं? एनसीईआरटी बेस्ड वाले ही क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं। ठीक है, अगर आप लोग को कोई ऐसी ठीक है डीपीपी ऐसी प्रैक्टिस शीट्स मिल रही है कोई भी इंस्टीट्यूशन की, आप लोग ऑनलाइन देखो, टेलीग्राम पे देखो, आप लोग को हंड्रेड्स ऑफ प्रैक्टिस शीट्स मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे लोग पोस्ट करते रहते हैं। ठीक है, इवन इफ दे मेक इट प्राइवेट एंड दे रिक्वायर सब्सक्रिप्शन, टेलीग्राम पे सब कुछ आपको फ्री में मिल जाता है। सो डाउनलोड टेलीग्राम, कैसे भी पढ़ो, बस इतना आप लोग को फर्म डिसीजन आपका होना चाहिए कि अच्छी जगह से आप लोग को प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाने हैं। ये चीज समझ आ गई। एनसीईआरटी के अराउंड होने चाहिए। और अगर दूसरी जगह से कहीं से भी अगर आप ले रहे हो क्वेश्चंस, मॉड्यूल्स ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, रेफरेंस बुक्स लगा रहे हो, वहां पर जो भी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, चेक करो। एनसीईआरटी के अराउंड है, आपने एनसीईआरटी बेस्ड लेक्चर करना है। ठीक है, और अगर वो एनसीईआरटी के अराउंड क्वेश्चंस नहीं बना रहे हैं, देन स्किप इट। और वहां के आंसर्स भी आप लोग को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ना तो उसका सोल्यूशन देखने की जरूरत है। जैसे कि बायोलॉजी में ले लेते हैं एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में क्या होता है कि आप लोग को जो पर्टिकुलर किंगडम है, एनिमल किंगडम में अगर बात करें तो एक पर्टिकुलर किंगडम में देखेंगे तो एक पर्टिकुलर किंगडम में जितनी एनसीईआरटी में इंफॉर्मेशन दी है सिर्फ उतनी पढ़ के जाओ। ठीक है, उसके अराउंड थोड़ा सा भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। एक जो एनिमल का साइंटिफिक नेम दिया हुआ है सिर्फ उतना ही पढ़ना है। एनिमल किंगडम बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड चैप्टर है कि ये इतना ही आप लोग के ऊपर बाउंड्रीज बनी है, इतना ही पढ़ के जाओ। आप लोग की बुक में दिया नहीं है तो आप लोग कहां से पता चलेगा कि ये भी चीजें थी? नहीं, आप लोग इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाते हैं, मत पढ़ो वो सारी चीजों को, साइड करो, एनसीईआरटी पर ही फोकस करो और एनसीईआरटी के अराउंड ही क्वेश्चंस करो। अगर कोई किंगडम में से आप लोग को आउट ऑफ एनसीईआरटी कोई क्वेश्चन है, देन डोंट सॉल्व इट। ठीक है, आउट ऑफ एनसीईआरटी कोई क्वेश्चन आ रहा है, डोंट सॉल्व इट, सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग बहुत इंपॉर्टेंट कि आपने एनसीईआरटी तो लगा ली, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, अब इसका रिविजन कैसे करना है? ठीक है, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है बायोलॉजी के लिए, केमिस्ट्री के लिए, ऑर्गेनिक बोलो, इनऑर्गेनिक बोलो, सब चीज के लिए आप लोग का जो रिवीजन है बहुत इंपॉर्टेंस कैरी करता है। तो रिवीजन कैसे करना है? बायो के केस में you require a lot of revision because it's totally from the NCERT। ठीक है, each and every question जो भी आ रहा रहेगा सब NCERT से आएगा। So बायोलॉजी पे तो पूरी तरीके से आपने डटे रहना है NCERT के अराउंड ही। इसके लिए रिवीजन कैसे करना है? एक चैप्टर सपोज करो मंडे आप लोग का कंप्लीट हुआ, लेक्चर नोट्स बना के, लेक्चर नोट्स आपने बनाया, उसके डीपीपी उस दिन सॉल्व कर दिए। ठीक है, ये आप लोग का इस दिन मंडे के दिन हो गया। अब ट्यूसडे के दिन आप नया चैप्टर लेके बैठोगे, ऑफ कोर्स, राइट। ठीक है, उसके लेक्चर नोट्स बना लिए, उसके डीपीपी सॉल्व कर लिया। एक दिन काफी होता है बायोलॉजी का एक चैप्टर करने के लिए, आई बिलीव। ठीक है, पूरा एक चैप्टर आप एक दिन में कर सकते हो, उसकी डीपीपी लगा सकते हो, आराम से हो जाएगा। यू हैव 16 आवर्स। ठीक है, इस चीज पे भी मैं आऊंगी कि आप लोग को टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है पूरे डेली का। ठीक है, तो ट्यूसडे आप कुछ नया लेके बैठोगे,
कुछ भी नया, जैसे फिजिक्स कर रहे हो, केमिस्ट्री कर रहे हो, या फिर बायोलॉजी का कोई दूसरा चैप्टर कर रहे हो, तो दैट विल गो, ठीक है, समथिंग डिफरेंट, ठीक है, दैट विल गो इन अदर टॉपिक्स, ठीक है। फिर वेडनेसडे को आप लोग को मंडे का रिवाइज करना है। वेडनेसडे आएगा, मंडे जो पढ़ा उसका रिविजन करो, मंडे का रिविजन, जो भी पढ़ा आपने वो रिवाइज करो, ठीक है। तो ऐसे आप लोग को आदत डालनी है कि 2 दिन रुक के, 1 दिन रुक के फिर रिवाइज किया, फिर उसके बाद में 1 हफ्ते के बाद में रिवाइज करना है। या आपने वेडनेसडे को रिवाइज कर लिया, अब आप लोग को डायरेक्ट संडे को बैठ के पूरे वीक का रिविजन करना है। पूरे वीक में जो जो पढ़ा वो संडे या फिर हफ्ते का कोई भी एक दिन ले लो। मैं मंडे को अपना फर्स्ट डे मानने के हिसाब से संडे को अपना रिवीजन का डे मान रही हूँ। तो आप लोग का अपने हिसाब से ट्यूसडे को पढ़ाई शुरू कर रहे हो, तो मंडे को आप लोग अपना वीकली डे मानो कि ऑन मंडे आई हैव टू डू ऑल द काइंड ऑफ रिविजन। सो इन दिस वे एक दिन आप लोग को रिविजन के लिए रखना है, जो पूरे वीक का आप लोग पढ़ा हुआ उस दिन बैठ के रिवाइज करोगे। नथिंग न्यू यू हैव टू ओपन ऑन दैट डे। वो दिन रिविजन के लिए रखो। ये चीज आप लोग को अभी समझ नहीं आएगी, अभी आप लोग को लगेगा कि यार पूरा 24 घंटा क्यों वेस्ट करना, जो पढ़ के रखा है उसके ऊपर क्यों वेस्ट करना। आई हैव द आंसर फॉर दैट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसको रिविजन को हल्के में मत लो, ठीक है। जो आप लोग को पेपर में पता होता है, जो आंसर आता है, ठीक है, वो उसी वजह से आता है क्योंकि आपने रिवाइज किया था। एक बार पढ़ के कोई भी उसको याद नहीं रख पाता है, ठीक है। बहुत सी ऐसी नॉर्मल चीजें, कम चीजें होती है जो हम याद रख पाते हैं, वरना एक बार पढ़ के, तो एक बार ऐसा होता है कि कल क्या खाया वो भी आप लोग याद नहीं रहता। तो रिवाइज करना तो इज अ बेस, ठीक है। आप लोग एग्जाम तक उसको कैरी करना है, ठीक है। 8 मंथ्स उसको अपने दिमाग में रखना है, बिठाना है, सेट करना है। दैट रिक्वायर्स रिविजन, ठीक है। रिवाइज नहीं करोगे तो पेपर में सब समझ में आएगा कि हाँ ये पढ़ा था, ये जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, इसका टॉपिक ये पेज नंबर पे, ये पैराग्राफ में, ये लाइन पर दिया था, लेकिन क्या आंसर दिया था वो याद नहीं आएगा। तो इसलिए रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वीकली रिविजन के लिए टाइम निकालो। वीकली आप लोग को जो पूरा वीक आपने पढ़ाई की है उसके लिए टाइम निकालो। दैट इज गोइंग टू हेल्प यू मैसिवली, ठीक है। तो ये आप लोग का रिविजन हो जाता है। रिविजन समझा दिया, लेक्चर नोट्स हो गया हमारा, उसके बाद में डीपीपी कर दिया, रिविजन कर लिया। अब ये आप लोग का रिवाइज हो गया, आप लोग का वीकली रिविजन हो गया। दैट चैप्टर डू नॉट क्लोज इट। आप लोग को मंथ के बाद में, 1 महीने 2 महीने के बाद में रिवाइज करना है। वो 1 महीने 2 महीने आप लोग को नए चैप्टर्स करने हैं। इस तरीके से 16 चैप्टर्स आप लोग के 1 महीने में होने चाहिए, होने ही चाहिए, वरना लास्ट में लैग होने लगेगा। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताती हूँ, सिलेबस किसी का भी 100% कंप्लीट नहीं होता है। इवन इफ यू गो टू अ टॉपर, उनसे पूछोगे क्या हालत थी 1 महीने पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले नीट के, सारा सिलेबस कंप्लीट था? नो, नहीं कंप्लीट था। कुछ टॉपिक्स थे रह गए थे, यस, कुछ ना कुछ टॉपिक तो उनका रह गया था, ठीक है। तो इट्स नॉट लाइक कि 100% करने के बाद ही आप लोग जो है रिवीजन के लिए पूरे एक साथ बैठोगे, जम के रिवाइज करोगे पूरा करने के बाद ही, ऐसा नहीं होगा। और ऐसे करने की कोशिश भी मत करना। जो होता जा रहा है उसको रिवाइज करो, उसको लॉक करते जाओ, अपने दिमाग में फिट करते जाओ, ठीक है। सो इट्स नॉट लाइक समथिंग कि सारा एक साथ कवर करना है उसके बाद में, नहीं, जो पढ़ते जा रहे हो उसको रिवाइज करते जाओ, ठीक है। वो अपने आप नई चीज कलेक्ट करने के लिए आप लोग रेडी हो जाओगे। दैट इज द थिंग। नेक्स्टली रिवीजन समझ लिया। टेस्ट सीरीज कब लगानी है? टेस्ट सीरीज कब लगानी है? अगर देखो कोई एक सब्जेक्ट पकड़ लेते हैं, सब्जेक्ट अगर देखेंगे तो एक सब्जेक्ट जैसे कि फिजिक्स के आपके 4 से 5 चैप्टर जब हो जाते हैं, उसके बाद में इस पर्टिकुलर चैप्टर्स के आप लोगों को एक साथ टेस्ट सीरीज लगाने। ये आप लोग के हो जाते हैं मतलब ऐसे मिड टर्म टेस्ट की तरह इसे बोल दो, या फिर थोड़े 1 महीने 2 महीने में एक बार आप लोग के टेस्ट हो जाते हैं, ये वैसे है। एक टेस्ट सीरीज आपकी वो होती है जो हर एक चैप्टर होने के बाद में आप करते हो कि एक तो डीपीपी सॉल्व कर लिया, ठीक है, करते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं क्या राइट है क्या रॉन्ग है। उसके अलावा टेस्ट सीरीज आप लोग को ये करनी है कि पूरे वीक में जो हुआ, ठीक है, उस सब का आप लोग को क्वेश्चन पेपर्स कहीं ना कहीं से निकालने हैं। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के टॉपिक पर आऊंगी मैं, ये सब आप लोग को करना है, तभी जाके आप लोग का एक पर्टिकुलर चैप्टर आप लोग का फाइनल होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होता है। वो 100%, 90%, 99% तक के कवर हो जाता है। उसके लिए आप लोग फिर बेफिक्र हो सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें करने के बाद पीवाईक्यूज आप लोग को वीकली करने ही है, ठीक है, हर चैप्टर के, ठीक है। जो चैप्टर आपने पूरे वीक में किया है वो एट द एंड ऑफ द वीक आप लोग को पीवाईक्यूज लेके बैठना है। जो आप लोग रिवीजन के लिए लेके बैठ रहे हो उसी दिन आप लोग को पीवाईक्यूज भी लगाने हैं। पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा जरूरी है। इवन इफ नाउ पेपर पैटर्न बदल गया है, पेपर का सिलेबस में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसके तरीके में बहुत सारा डिफरेंसेस आया है, लेकिन फिर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आप लोग को आइडिया देते हैं, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस तो एकदम ही 0.1% है, लेकिन वो आप लोग को आइडिया देते हैं कि देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। और अभी नीट का पेपर इतना डिफाइन हो गया है, इतना उसका सिलेबस जो है डिफाइन हो गया है कि हर कोई प्रेडिक्ट कर सकता है कि ये एनिमल किंगडम से ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं,
प्लांट फिजियोलॉजी से ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, बिकॉज इतने ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं। नीट 2023 का पेपर देख लो, बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे, इतने ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस थे नहीं। तो उस हिसाब से देखोगे पेपर पैटर्न इजी हो गया है, उसका एनालिसिस करना इजी हो गया है। तो लेकिन आउट ऑफ अ ब्लू अगर आप लोगों को कुछ ऐसे मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाएगा, देन यू विल बी सरप्राइज्ड। तो इसलिए आप लोग को क्या करना है, ये पहले इजी की तैयारी कर लेनी है, ठीक है। 100% आप लोग इजी क्वेश्चंस, जैसे कि प्लांट फिजियोलॉजी से कोई क्वेश्चन आ जाएगा एकदम सिंपल, ठीक है। जो आप लोग का रेस्पिरेशन है, दैट टेक्स प्लेस इन वेयर, इन माइटोकॉन्ड्रिया, यू ऑल नो दिस, राइट। रेस्पिरेशन वाला काम माइटोकॉन्ड्रिया में मेनली प्रोसेसेस होते हैं। तो मॉडरेट से डिफिकल्ट कोई क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, जो बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक्स से बहुत ज्यादा आता है, ठीक है, और पेडिग्री एनालिसिस से आता है, ठीक है। वो सारे क्वेश्चंस हर साल आते हैं, इस चीजों पे ध्यान दो। तो मॉडरेट से डिफिकल्ट अगर कोई क्वेश्चन आ जाएगा ना, तो वो टाइम पे आप पैनिक कर जाओगे। तो सबसे पहला उसका ये कॉन्सिक्वेंस होगा कि जो आते हैं क्वेश्चंस वो भी आप नहीं कर पाओगे। दूसरा ये होगा कि वो टाइम पे पैनिक हो जाओगे, वो क्वेश्चंस कर नहीं पाओगे। दूसरा ये कि घर आने के बाद में रिग्रेट के अलावा और कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ रिग्रेट, ठीक है। तो इसलिए इजी का जो भी सिलेबस, जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो पूरे आप लोग के हो जाने चाहिए हर एक चैप्टर के सबसे पहले। उसके बाद में आप लोग इतना स्पीड तो रखो कि कम से कम आप लोग पास में कुछ तो टाइम बचे, ठीक है, कुछ तो टाइम बचे कि आप मॉडरेट से डिफिकल्ट क्वेश्चंस लगा पाओ। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिक्स। तो फिजिक्स में आप लोग मॉडरेट से डिफिकल्ट के लिए थोड़ा टाइम आप लोग को रखना है। मॉडरेट क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दूसरा, बायोलॉजी के लिए अगर देखें तो बायोलॉजी के लिए हर चैप्टर के आप लोग को ईजी से, ठीक है, डिफिकल्ट सारे क्वेश्चन लगाने हैं, जो एनसीईआरटी के ही बेस्ड हो, एनसीईआरटी के ऊपर ही बेस्ड हो, लेकिन फिर भी डिफिकल्ट हो। ऐसे क्वेश्चंस नीट अभी बनाने लगा है, नीट में ऐसे क्वेश्चंस आने लगे हैं। सो बी प्रिपेयर्ड। ऐसा नहीं है कि नीट से क्वेश्चन, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट लाइन उठा के दे देगा, ऐसा नहीं होने वाला है। लाइन उठा के नहीं मिलने वाली, आप लोगों को डायरेक्ट स्टेटमेंट क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। यू नो, दो कंसेप्ट मिला के कोई थर्ड आंसर, थर्ड कंक्लूजन पर आए, ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा है। सो बी प्रिपेयर्ड। और वो प्रिपरेशन बहुत सारी चीजें मांगती है। फर्स्टली तो आप लोग का ये स्टेप मैंने बता दिया, एक चैप्टर कवर कैसे करना है, ये सारी बातें हमने कर ली। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं, 8 मंथ्स का क्या आप लोग का रूल होना चाहिए, ये सब चीजें तभी आप कर पाओगे जब आप अपनी हैबिट्स को चेंज करोगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक डिस्ट्रैक्शन से ही बाहर नहीं आए हैं, जिनको फोन अभी तक बहुत ज्यादा जरूरी है। इट्स लाइक ऑक्सीजन फॉर देम। तो फोन से बाहर नहीं आ पाए, डिस्ट्रैक्शंस में है अभी तक के, टोटली डिस्ट्रैक्टेड पड़े हुए हैं, ठीक है। टाइम का कोई मैनेजमेंट नहीं है उनकी लाइफ में, कभी भी उठ रहे कभी भी सो रहे हैं। फिर कोई डिसिप्लिन नहीं है कि रोज यही टाइम पे सोया, रोज यही टाइम पे उठे, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जल्दी सो जल्दी उठो, नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। जो डिसिप्लिन होता है, दैट मीन्स कि ये टाइम पे सोया मैं, तो यही टाइम पे सोना है रोज, ठीक है। और ये टाइम पे उठते हैं तो रोज ये टाइम पे उठ के बैठ जाना है। इवन इफ यू डोंट हैव एनी वर्क, उठ जाना है, दैट इज डिसिप्लिन। तो टाइम मैनेजमेंट तो बहुत ही बकवास है उनका, डिसिप्लिन बिल्कुल है नहीं, ठीक है। ये सारे बच्चे जो है, इनके लिए मैं बता दूं, हैबिट्स आप लोगों को बहुत अच्छे से बदलने पड़ेंगे। और ये ड्रास्टिक चेंज आपका तभी आएगा जब आप अपने आप को फोर्स करोगे। बहुत बहुत जरूरी चीज बता रही हूं, अगर आप लोग हैबिट्स आप लोग की खराब है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो भी सही की जा सकती है। अगर आप अंदर से पढ़ना नहीं चाहते हो, आप लोग का पढ़ने का मन ही नहीं है, कोई मसला नहीं है, वो भी चीज सही की जा सकती है, ठीक है। आप अपने आप को फोर्स करो, बार बार फोर्स करो, 5 मिनट और पढ़ ले, बस 5 मिनट और पढ़ ले, अभी बस फोन छोड़ दे, 10 मिनट के लिए पढ़ ले, फिर फोन लेके आ जाना। तो ये छोटे छोटे अपने आप के अपने ऊपर फोर्स करने की कोशिश करो, ठीक है। और अगर आप लोग पढ़ना नहीं चाहते हो, इवन दैट इट्स नॉट द प्रॉब्लम, लेकिन अगर आप ट्राई नहीं कर रहे हो, आप एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी लीस्ट एफर्ट्स, छोटे से भी एफर्ट्स डालने के लिए डर रहे हो, देन दैट्स अ प्रॉब्लम, दैट्स अ प्रॉब्लम, ठीक है। सो एफर्ट्स आप लोग के रोज होने चाहिए। नीट इज नॉट जस्ट यू नो एक दिन बहुत ज्यादा मेहनत कर ली और वो दूसरे दिन क्रैक हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हर दिन आप लोग को लगाना पड़ता है, हर दिन जो है आप लोग सीढ़ियां चढ़ रहे होते हो टुवर्ड्स द सक्सेस, ठीक है। हर दिन आप लोग का स्टेप जो है, हर दिन क्या आप लोग का रूटीन है, वो सब काउंट करता है आपके सक्सेस के लिए। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल ऑफ दीज थिंग्स। और हैबिट्स जो बदलने पड़ेंगे, ये सब चीजें हैं। टाइम मैनेजमेंट अपने लाइफ में लाओ, डिसिप्लिन लाओ, ये टाइम पे उठो। इवन इफ यू आर नाइट आउल, आप लोग रात में जाके पढ़ना चाहते हो, रात में जाके पढ़ो। आई एम नॉट टेलिंग यू कि सुबह जल्दी 7 बजे उठो और 7 बजे बुक्स लेके बैठो, इट्स नॉट अबाउट दैट। मुझे रात में पढ़ाई अच्छी लगती थी, मैंने रात में पढ़ाई की है, ठीक है। इट वॉज टिल 5 इन द मॉर्निंग, 5 बजे तक मैं पढ़ती थी, देन बुक्स क्लोज्ड, आई वेक अप एट 11 और 12, इट वॉज गुड। फिर वापस पढ़ने बैठ जाओ, फिर पूरा दिन पढ़ो, ऐसा। तो इट ऑल रिक्वायर्स एफर्ट्स। इट्स नॉट कि आप लोग के पास में सुबह उठने की क्षमता नहीं है तो आप लोग नहीं कर पाओगे। आप लोग रात में पढ़ो, उसके रास्ते निकालो, उसके दूसरे तरीके, उसके सॉल्यूशंस निकालो, ठीक है। तो यही हर एक बच्चे की यही स्टोरी है।
ओनली योर एफर्ट काउंट्स, ठीक है। तो ये हो जाते हैं आप लोग के हैबिट्स, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस कर पा रहे हो, कितना एनालिसिस बहुत जरूरी है कि जो आप लोगों ने क्वेश्चंस लगाए हैं उसको करके छोड़ नहीं देना है। आप लोग अभी कहाँ थे और अभी कहाँ पहुंचे हो, ये सब चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये सब चीज काउंट होती है। ये जो आप लोग की सीडी बन रही है, ठीक है, ये सब कैसे बन रही है, अपनी हैबिट्स बदल रहे हो या नहीं, अपने ऊपर एनालिसिस कर रहे हो या नहीं कि मैं लास्ट टाइम कहाँ था, आप कहाँ हो, और फिर नई नई हैबिट्स अपने अंदर ला रहे हो या नहीं, पुराने खराब हैबिट्स को टाटा बाय बाय करना पड़ेगा आप लोग को, राइट। तो ये सब चीजें करने के बाद ही बहुत ही स्लो चेंजेस ये होंगे, लेकिन यूल रियलाइज वन डे, लाइक इवन अगर अभी से शुरू करो तो 1 मंथ में आप लोग को रियलाइज होना चाहिए कि मैं कैसे इनडिसिप्लिन स्टूडेंट था, आई वॉज नॉट अ गुड स्टूडेंट। तो ऐसी चीज से आप कहाँ पहुंच गए हो, तो ये चीज आप लोग को समझ आनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग, तो ये हमने समझ लिया कि हैबिट्स कैसे बदलने हैं, क्या करना है, क्या चीज लानी है, क्या नहीं लाना है, क्या पढ़ना है, ये भी मैंने बता दिया। 8 महीने में 6 महीने जो है आप लोग के पढ़ाई में जाने वाले हैं। पढ़ाई कैसे करनी है मैंने वो रूल्स बता दिए हैं। क्या क्या सब्जेक्ट्स है, पीसी बॉटनी है और जूलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बॉटनी और जूलॉजी है। इसको एक ही समझ के चलो, बायोलॉजी करना है, दैट्स इट। कोई अलग ऐसे झंझट रखने की जरूरत नहीं है कि बॉटनी है, इनऑर्गेनिक, केमिस्ट्री ऑर्गेनिक, नहीं, सब अपना लग जाओ, बस ये चैप्टर्स आपने करने हैं। अब फिजिक्स के लिए क्या है, तो न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज फिजिक्स में ये बता दूं जो बहुत लोगों को पता नहीं होगी कि एनसीईआरटी से भी पढ़ना है फिजिक्स में, ठीक है। और एनसीईआरटी कब लगानी है, लेक्चर नोट्स कर लिया, उसके बाद में उसके एमसीक्यूज कर लिए, क्वेश्चंस लगा लिए, न्यूमेरिकल्स लगा लिए। न्यूमेरिकल्स सो इंपॉर्टेंट। न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे मैं बताती हूँ। न्यूमेरिकल्स आप लोग के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। अगर यहाँ पर देखें जो नीट में आ रहा है ना पेपर, उस हिसाब से अगर देखें तो 4 टाइप्स के आप लोग के पास में न्यूमेरिकल्स बन के आते हैं, ठीक है। फर्स्ट आता है बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक मैथ्स। इसके अंदर तो कुछ मतलब 12वीं बच्चा भी, अगर 11वीं 12वीं का बच्चा है वो भी कर लेगा, ठीक है। उसके अंदर आप लोगों को कुछ अलग से नीट का पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते कभी कभार तो, ठीक है। एक आया है नीट 2022 में आया है, आई थिंक साइन और कॉस दिया हुआ था, tan पता करना था, सो दैट वाज सो सिंपल। कुछ तो ग्राफ का मोशन स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन था वो, दैट वाज सो सिंपल, tan थीटा पता करना था खाली, ठीक है। बेसिक मैथ्स हो जाता है। दूसरा आ जाता है फिजिक्स, बेसिक फिजिक्स आ जाएगी। उसके बाद में आता है मॉडरेट और फिर लास्ट में आता है डिफिकल्ट। अब समझो ये सब क्या है। बेसिक फिजिक्स में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे बेटा, क्वेश्चंस यहां पर दिखाई देंगे। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस यहां पर आने वाले हैं। अब डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस मतलब क्या, ऐसे क्वेश्चंस जिसमें आप लोगों को पता नहीं है कि इसके पीछे क्या कंसेप्ट है, इसको आप लोगों को पता नहीं है कि कैपेसिटेंस क्या होता है, इंडक्टेंस क्या होता है, बस आप लोगों को फॉर्मूला पता था, आप लोग को डेटा दी हुई थी, डिटेल्स दी हुई थी क्वेश्चन में, आप लोगों ने लगा लिया, आंसर आ गया। तो इसलिए फॉर्मूला बहुत जरूरी है, फॉर्मूला आना आपको बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। मॉडरेट वो होता है जिसके अंदर कॉमन सेंस लगाना पड़ रहा है, थोड़ा सेंस लगाना पड़ रहा है, प्लस आप लोगों को क्या करना पड़ रहा है, फॉर्मूला लगाना पड़ रहा है। तो ये दोनों चीज की नॉलेज, विजडम होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि फॉर्मूला तो लगाना है लेकिन उसको क्लियर, उसको ठीक है, न्यूमेरिकल्स को एक्चुअल में मार्क्स लगा के सॉल्व करना है, वो हो जाता है आप लोग का मॉडरेट टाइप ऑफ क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं फिजिक्स में, बहुत ही कम आते हैं। लेकिन डिफिकल्ट क्वेश्चन वो होते हैं जिसके अंदर मोर देन वन कंसेप्ट लगा हो, मोर देन वन कंसेप्ट। मतलब आप लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स के अगर एक चैप्टर किया, एक चैप्टर नहीं किया, ठीक है, सॉलिड्स फ्लूइड्स कर लिया, सॉलिड्स नहीं किया, फ्लूइड से ऐसा क्वेश्चन आ गया जो सॉलिड्स के अंदर उसके थोड़े की कंसेप्ट्स यूज होते थे। तो अगर आपने सॉलिड्स नहीं किया है तो वो क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पाओगे, बिकॉज उसके अंदर सॉलिड्स जो चैप्टर है उसके भी थोड़े कंसेप्ट्स यूज रिक्वायर होते थे। तो ये चीजें हैं जिसके अंदर एक से ज्यादा कंसेप्ट लगे, और फॉर्मूला तो ऑफकोर्स लगेगा, और कॉमन सेंस तो आप लोग ये भी लगाना भूल जाते हो पेपर के दिन। तो बी अलर्ट, और इतना ज्यादा सर पे बिठाने की जरूरत नहीं है पेपर को। इट्स ऑल अबाउट डेडिकेशन, हार्ड वर्क, प्रैक्टिस, नॉट गिविंग अप एंड रेस्टिंग फॉर अ डे और 2। वेस्ट कर दो दिन, फिर रियलाइज होगा, फिर उठ के बैठ जाओगे। लेकिन ये याद रखना कि जो भी वक्त वेस्ट हो रहा है वो काउंट हो रहा है, दैट यू वेस्टेड दिस, ठीक है। आप इतने पीछे आ गए हो लोगों से। So it's not the competition with you, it's the competition with those 16 lakh people that is going to be with you at that 5th of May, ठीक है। तो ये याद रखो, ठीक है। ये सब चीज मैंने बता दी है। अब देखो फिजिक्स में सबसे पहले क्या पढ़ना है ये समझते हैं। फिजिक्स में सबसे पहले वो चैप्टर्स कर लो जो हाई वेटेज वाले हैं। ये वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा मेरे YouTube चैनल पे, जहां पे मैंने बताई हूँ ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जो आप लोग को शुरू कर देने चाहिए फिजिक्स के। जब भी आप लोग का नीट प्रिपरेशन आप लोग शुरू कर रहे हो, सबसे पहले हाई वेटेज चैप्टर्स पे अटैक करो, ठीक है। तो हाई वेटेज में सबसे पहले वो आते हैं जो हाई वेटेज है प्लस इजी है, ठीक है। हाई वेटेज तो है प्लस इजी है। फिर उसके बाद में वो चैप्टर्स आते हैं सेकेंडली जो हाई वेटेज तो है प्लस डिफिकल्ट है, ठीक है, डिफिकल्ट या फिर मॉडरेट है।
जिसमें यहाँ पर क्या आ जाता है, हियर वी हैव इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आ जाता है और ऐसे सारे चैप्टर्स आ जाते हैं। यहाँ पर आप लोग का मॉडर्न फिजिक्स आ जाएगा, मॉडर्न फिजिक्स और यूनिट्स एंड डायमेंशंस, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ये सारे चैप्टर आप लोग के कैसे हो जाते हैं, हाई वेटेज वाले और इजी कंसेप्ट्स वाले चैप्टर है जो आप लोग को करने हैं। तो पहले ऐसे चैप्टर्स कर लो, उसके बाद में हाई वेटेज चैप्टर्स पे जाओ। सो दिस इज जस्ट अ ट्रिक। आप लोग करने तो सारे चैप्टर्स है, लेकिन आप लोग ये चीज ध्यान में रखो कि किस तरीके से आप लोग को चीजों को टैकल करना है। अब मुझे ये बताओ कि मैम आखिर अभी अगर हम शुरू करने जा रहे हैं तो शुरू कहां से करें, कौन से सब्जेक्ट से करें। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, बायोलॉजी शुड बी योर कांस्टेंट। इसको आप लोग को हटाना नहीं है, ये आप लोग के डेली रूटीन का पार्ट होना चाहिए। एक टॉपिक पढ़ लिया या फिर एक सब टॉपिक पढ़ लिया, एक पेज पढ़ लिया या एक पैराग्राफ कर लिया या फिर कुछ क्वेश्चंस कर लिए, कुछ ना कुछ आपने करना है, लेकिन बायोलॉजी आप लोग का रोज का एक हिस्सा आपका होना चाहिए। केमिस्ट्री और फिजिक्स को आप इंटरचेंज कर सकते हो, दिस वॉज माई वे ऑफ स्टडिंग। हाँ, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू कि अपने हिसाब से आप लोग डिफरेंट तरीके से कर सकते हो कि 2 दिन फिजिक्स पूरा अच्छे से पढ़ लिया, उसके बाद में बायोलॉजी को हाथ लगा रहे हैं, आप लोग ऐसे कर सकते हो। लेकिन ये मुझे बहुत एफिशिएंट लगा, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स इसके थे। बायोलॉजी में रोज करते थे, बायोलॉजी में आई गॉट बूस्टेड इन बायोलॉजी, ठीक है। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स को इंटरचेंज करते जाओ, बिकॉज बायोलॉजी लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होता है, ऑफ कोर्स, बिकॉज उसके अंदर थ्योरी है और केमिस्ट्री और फिजिक्स में थोड़ा न्यूमेरिकल्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो दैट इज व्हाई वी ऑलवेज कीप बायोलॉजी विद अस के ओके चलो कुछ तो आता है ना। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स को इंटरचेंज करते जाओ, बायोलॉजी साथ में रखो, इस तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हो। इंटरचेंज कैसे करना है, केमिस्ट्री का एक चैप्टर आपने कर लिया, इसको अगर 2 दिन लग रहे हैं या 1 दिन लग रहा है तो ये आपने कर लिया केमिस्ट्री का एक चैप्टर। अब जो बाकी का आप लोग के दिन का जो 2 घंटा या 1 घंटा बचा है या फिर 3 घंटा, जितना भी टाइम बचा है, वो बायोलॉजी को दो। फिर दूसरे दिन केमिस्ट्री का रिवाइज करे, बायोलॉजी का रिवाइज करे, फिर बैठ गए फिजिक्स लेके, ठीक है। फिजिक्स का एक चैप्टर पूरा कर लिया, बायोलॉजी कर लिया, ठीक है। या फिर ऐसे कर सकते हो कि 3 दिन फिजिक्स और बायोलॉजी कर लिया, फिर 3 दिन केमिस्ट्री और बायोलॉजी कर लिया, और फिर वो वीकली पूरा निकाल के 7th डे पर आप बैठोगे, केमिस्ट्री का ये पढ़ा, फिजिक्स का ये पढ़ लिया, बायोलॉजी का पूरे 6 दिन में ये पढ़ाई हुई है, ठीक है। इस तरीके से करो, बहुत एफिशिएंटली ये वर्क करता है। आप लोग को बस बायोलॉजी को कांस्टेंट रखना है, क्योंकि ये चीज बहुत जरूरी है। बायोलॉजी आप लोग का 50% ऑफ सिलेबस नीट का कैरी करता है और 50% मार्क्स भी कैरी करता है। ये 360 मार्क्स का आने वाला है, केमिस्ट्री 180 आएगा, फिजिक्स 180 आएगा, तो कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, ऑफकोर्स बायोलॉजी। और बायोलॉजी ऐसा नहीं है कि बायोलॉजी के चैप्टर्स भी बहुत ज्यादा है और ऐसा नहीं है कि बस थ्योरी है तो आराम से हो जाता है, ऐसा नहीं है। जब क्वेश्चन आने लगेंगे ना, एनटीए जब क्वेश्चन देगा तब समझ में आएगा कि इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता था। तो उसमें आप लोग को मेहनत लगती है, बट ऐसा है कि वो आप लॉन्ग टर्म याद रख पाते हो। फिजिक्स में कंसेप्ट होते हैं, वो इट रिक्वायर्स टाइम, लेकिन फिर वो बैठ जाते हैं, ऐसी चीज है। तो बस यही चीजें हैं। आप लोगों को मैंने रोड मैप बता दिया कि 8 मंथ्स में आराम से हो सकता है। लास्ट का 2 महीना रिवीजन के लिए रखो, 6 मंथ्स आप लोग को टोटल हार्ड वर्किंग डे होने चाहिए। और आप लोग को अच्छे से पता है ये चीज के अभी भी हर टॉपर जो टॉप करने वाले ना बच्चे, उन लोगों को अच्छे से पता है, जो मतलब ठान के रखे कि 680, 690, 700 क्रॉस करना है, वो लोग अभी भी 10 आवर्स प्लस स्टडी करते होंगे। और जो लास्ट के मंथ्स है वो टाइम पे तो 16 आवर्स की स्टडी भी वो करते होंगे, ठीक है। सो बी प्रिपेयर्ड। ऐसा नहीं है कि आप 2 घंटे दिन में पढ़ लिए, 5 घंटे 6 घंटे दिन में पढ़ लिए, इट्स इनफ, नो इट्स नॉट। अभी आप लोग 16 आवर्स दो, 15 आवर्स दो, 10 आवर्स दो कम से कम, ठीक है। तो आप लोग हैबिचुअल होंगे उसके। और 2 मंथ जब बचेंगे तब इट वोंट बी लाइक इतना सारा लैग क्वेश्चन आपके ऊपर बचा हुआ है, ये कंप्लीट करना है, वो कंप्लीट करना है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब फॉलो ऑल दीज रूल्स, फॉलो व्हाट आई एम टेलिंग यू, ठीक है, फिर ही चीजें हो पाएंगी। फॉलो दिस वीडियो, थिंग्स सेड इन दिस वीडियो, फॉलो थिंग्स सेड इन दिस वीडियो, ठीक है, थिंग्स सेड इन दिस वीडियो, ओनली देन नीट क्या होगा, आप लोग का क्रैक होगा यार, बहुत सिंपल है। टिल देन गुड बाय, बाय बाय।